दोस्तों, राजस्थान की जो धरती है वो वीरों और कहानियों से भरी पड़ी है। और उसी रेत से एक और नाम निकला जिसने पुलिस को सालों तक परेशान रखा। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे तो कोई उसे मौत का सौदागर कहता था। मैंने पिछली कहानी में आने आपको सुनाई थी देवा गुजर के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस डॉन था वहाँ का और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी था, जिसको उसके ही दोस्तों ने मार दिया था। अब ये कहानी भी ऐसे ही किसी एक बड़े मुजरिम के बारे में है। आप मुजरिम कहिए, कुछ लोग उसको बड़ा ही रॉबिन हुड वाली इमेज देते थे, बड़ा मददगार कहते थे, और कुछ लोग उसे डॉन कहते थे, कोई उसे गैंगस्टर कहता था। तो ये कहानी ऐसे ही है जैसे पिछली कहानी मैंने आपको सुनाई थी। ये कहानी है आनंद पाल सिंह की। आनंद पाल सिंह की कहानी में आज आपको बताऊंगा किस तरह से इसकी इनिशियल लाइफ इसकी शुरू हुई, कैसे इतना पढ़ने वाला होनहार बच्चा क्राइम में उतर गया, और किस तरह से इतना ज़्यादा बड़ा गैंग बनाया और इसके ऊपर इतने सारे 30 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर लगे, और 300 से ज़्यादा लोगों का इसने गैंग बनाया, और इसकी खूनी लड़ाई के बारे में सारी मैं जिक्र करूँगा। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा लास्ट में कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो आनंदपाल सिंह, जो कि इनका जन्म जो था 31 मई 1975 को नागौर जिला है राजस्थान में, एक जहाँ वहाँ पे एक सांवराद गांव है, उसमें हुआ था। ये आनंदपाल राजपूत परिवार से था और अपराध से इसका कोई रिश्ता नहीं था। परिवार इनका बड़ा क्लीन इमेज थी और पढ़ने में बहुत होशियार लड़का था ये। सपना इसका बचपन में था कि मैं एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनूं, और बड़ा अच्छा इसका पहलू ये था कि इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। लेकिन इससे गलती क्या हुई, इसने मेहनत की जगह शॉर्टकट को अपना लिया। अब इससे पहली बार इससे क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये अपराध की दुनिया में आ गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलेज इसका था, पहली बार जो ढीडवाना थाना था कॉलेज में, वहाँ पे इसने पहली बार मारपीट कर दी। इसी मारपीट के सिलसिले में इसे थाने में पकड़ के ले गए, और यहीं से इसको क्राइम की दुनिया का एक चस्का लगा कि क्राइम करने पे अब ये छूट गया, तो इसको एक लगा कि क्राइम करना तो मज़ा भी आता है और नाम भी होता है कॉलेज में। तो इसने सोचा कि क्यों ना इसी रास्ते पे चलूँ। और फिर इसके बाद जब ये काम धंधे में उतरा तो यहाँ इसकी किस्मत पलटी मार गई। फिर 1997 की बात कर, इसने सीमेंट की एक एजेंसी खोली, लेकिन इसने इसमें घाटा खा लिया। इसके ऊपर करीब 10 लाख का कर्ज चढ़ गया। यहीं से इसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो गया। जब इसको देखते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, तंगी में आदमी और गरीबी में आदमी हमेशा क्राइम की तरफ जाता है। दो रास्ते होते हैं। देखो, आप ईमानदारी की बातें हमेशा करता है आदमी, लेकिन जब वो गरीबी में उतर जाता है तो उसके रास्ते बहुत क्लोज हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा घाटे में चला गया था तो उसके लिए अपराध की दुनिया में उतरना एक मजबूरी भी बन गई थी। अब धीरे धीरे इसने हवाला का भी कारोबार करना शुरू किया, और एक वहाँ पे अपराधी थे बाबू खान, काफ़ी बड़ा क्रिमिनल था। इसके साथ इसके संबंध बन गए और उसके लिए पैसा पहुँचाने का काम करने लगा। धीरे धीरे इसने का भरोसा भी जीत लिया, तो उसने बड़े बड़े इसको काम देने शुरू कर दिए। फिर इसने इसको शराब के ठेके दिलवाए। लेकिन शराब के ठेकों में भी इसकी किस्मत नहीं चली, और इसने वहाँ पे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, और मुकदमे बाजी के कारण इसके वो ठेके भी बंद हो गए। अब यहाँ आते आते इस वजह से जो ये जहाँ भी जिस काम में जाता है इसको घाटा ही हो रहा था। इस वजह से क्राइम की दुनिया में उतरता जा रहा था, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही दलदल में उतरता जा रहा था, क्योंकि इसके पास रास्ते ही बंद हो चुके थे ऑलमोस्ट। अब ये राजनीति और एक अपराध की दुनिया से जुड़ता जा रहा था। इस बात है साल 2000 की। तो तब तक इसका नाम ठीक ठाक बन चुका था। तो इसने गांव में ही एक पंचायत का इलेक्शन हुआ, तो ये निर्दलीय वहाँ से लड़ लिया, और 82 वोट से पहली बार ये वहाँ पे जीत के सामने आया। निर्दलीय कैंडिडेट का जीतना बड़ी बात थी। अब इसके दिमाग में ये था कि मैं अपनी जो ये मैं पंचायत में आया हूँ तो इसके जरिए समाज में कुछ बदलाव लाऊँ, अपने गांव के लिए कुछ करूँ। लेकिन इससे गलती क्या हुई, इसने अपना रास्ता भटक के राजनीति से जुड़ के उसका यूज अपने इलीगल जो काम थे उनके लिए और हथियारों वगैरह की सप्लाई करने के लिए करने लगा ये। अब बात करते हैं पहले इसने हत्या कैसे करी, कैसे ये क्रिमिनल लाइफ में आए। तो 2001 की बात है, इनसे पहली हत्या हुई। एक खैरा जाट थे, उसके समर्थक से इसकी दुश्मनी बन गई, और उसी बीच में खून खराबा वहाँ बहुत हुआ। एक आदमी की मौत हो गई और आनंद पाल वहाँ से फरार हो गया मर्डर करने के बाद। 3 साल तक ये भटक, नया नया क्रिमिनल था, तो इसको लगा कि 3 साल तक ये भटकता रहा, हरियाणा, झज्जर, रोहतक में इधर छुपता रहा, और यहीं से इसकी छवि एक बनती गई मोस्ट वांटेड की। लोगों को लगा ये ऐसा क्रिमिनल है जो पकड़ा भी नहीं जा रहा, पुलिस वाले इसको पकड़ ही नहीं पा रहे।
जहां आनंदपाल सिंह एक एक ऐसा व्यक्ति था पुलिस की नज़र में जो मोस्ट वांटेड था, वहीं इसके समाज में जो एक राजपूत समाज था और इसके समाज के लोग थे, वहाँ लोग आज भी इसको धर्म का रक्षक मानते थे। उनको लगता है जहाँ भी गलत काम होगा तो आनंदपाल वहाँ पे आके उन लोगों को बचाएगा, उनके लिए खून खराबा करेगा, उनके खून से जो गलत काम होगा उसका खून बहा के उसका जवाब देगा। ये इसने काफ़ी अच्छे काम भी करे, गरीबों की मदद करता था। और जहाँ भी कोई शादी होती है, इसको लगता है किसी बहन की शादी है परिवार में या फिर किसी समाज में, तो ये खुल के उनके लिए मदद करता था, जितनी मदद हो सकती उतनी करता था, भले ही शादी में जा पाए ना पाए। लेकिन इसको जैसे पता चलता कोई ऐसे व्यक्ति शादी हो रही है जहाँ उसके पास सक्षम नहीं है, ये वहाँ पैसा पहुँचाता था ताकि उनकी शादी में कोई भी दिक्कत ना आए। अब कुछ लोग उसको मसीहा मानते थे, तो कुछ लोग लेकिन जो इसका पैसा जो बट रहा था, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे इसका पैसा खून और डर की बुनियाद पे रखा हुआ था। वो पैसा उसने इलीगल काम से कमाया हुआ था, ना कि उसकी मेहनत का पैसा था। अब इसके बाद जब इसका नाम बढ़ता गया तो इसको लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे बड़े बड़े जो राजनीति में चलने वाले लोग हैं और बिजनेसमैन हैं उनको मेरे को अब टारगेट करना चाहिए। साल 2006 की बात है। जीवन राम गोदारा एक होते थे वहाँ पे, उनकी इन्होंने हत्या कर दी। अब हत्याकांड राजनीतिक और जातिगत विवाद बताया जाता है। आनंदपाल पर इसका आरोप लगा कि इसने ये सारा काम किया है। इस केस ने पूरे के पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया था, क्योंकि जीवन राम गोदारा बहुत बड़ा नाम था जिसको आनंदपाल ने मार दिया था। इसके बाद तो हत्याओं का दौर चल पड़ा। इसने बैक टू बैक बहुत सारे लोगों को मारा। गोपाल फोगावत थे, वो भी इनका नाम काफ़ी था कि वहाँ पर राजस्थान में पॉपुलर थे, लीडर थे। इन्होंने इसको भी मार दिया। कहा जाता है कि इनके जो विरोधी थे जो गोपाल के, उन्होंने इनको सुपारी दी थी। अब नानूराम एक हत्या हुई थी। जो नानूराम केस था उसमें क्या था कि नानूराम को ये घर से उठा के ले गए और इसको इतने खौफनाक तरीके से मारा कि मतलब पूरे के पूरे राजस्थान में आनंदपाल को खौफ फैल गया कि कहीं अगर आनंदपाल के हाथ अगर चढ़ गए आप तो आपको मारेगा तो सही, और इतनी बुरी तरह मानेगा कि आपके आसपास के लोग भी बुरी तरह आपको पहचानने से मना कर देंगे। जब ये सब चलता रहा तो इसको आनंदपाल को लगा कि यार मैं क्राइम के रास्ते पे ज़्यादा चल गया हूँ, तो मुझे शायद वापस लौटना चाहिए। घर वालों के कहने पर या दोस्तों के कहने पे इसने 2004 में नागौर में पुलिस के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और लेकिन इसने जेल की दीवारों में ही यहाँ पे अपने वहाँ पे गैंग वार शुरू कर दिया। अंदर इसने एक बड़ा गैंग बना लिया और बीकानेर की जेल में इसका एक राजू जेट गैंग था, उसके साथ इसका झगड़ा हो गया। जेल के अंदर ही आप समझेंगे गोलियां चली, पत्थर चले और 3 कैदी मारे गए। इसकी एक अच्छी बात बहुत अच्छी थी कि सामने आके लड़ता था, ना तो किसी डरता था और ना ही पीठ पीछे कभी वार करता था। लेकिन इसने एक गलती क्या करी कि जेल के अंदर इसने इतनी ज़्यादा इसने दुश्मनी बांध ली जो बाहर आके इसको भारी पड़ने वाली थी। अब इसका एक दोस्त था रामधन, उसने सोचा कि अब ये बड़ा क्रिमिनल है तो इसको एक AK-47 दिलवाई। अब ये AK-47 इसकी हथियार जो थी इसकी पहचान बन गई थी। और इसकी ज़िंदगी में एक अनुराधा नाम की लड़की आई। उसने आनंदपाल को इंग्लिश सिखाई, नया स्टाइल सिखाया और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि हर एक इंसान का अच्छा और बुरा पहलू होता है। अच्छा पहलू इसका यह था कि एक गैंगस्टर होने के बाद भी इसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। दूसरा, इसके अंदर मोहब्बत जो होती है वो एक इंसानियत की पहचान होती है, वो भी इसने करी और दिल लगा के करी। अब मैं आपको ये अनुराधा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अनुराधा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये इसको लेडी डॉन की संज्ञा दी जाती है। बताया जाता है कि इनके साथ इसका कुछ अफेयर वगैरह भी चला, काफ़ी लंबा कुछ हुआ। लेकिन आनंदपाल की मौत के बाद काला जेठड़ी जो मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था, बाद में अनुराधा की उसके साथ शादी हो गई थी। अभी कुछ समय पहले काफ़ी वीडियो में वायरल भी हुई थी ये बात कि काली जेठड़ी की जो उसको कस्टडी में ला के अनुराधा जो डॉन थी उसके साथ शादी करती गई। अब ये जो डॉन है, लेडी डॉन अनुराधा है, इसकी लाइफ पे अगर आप चाहेंगे तो हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और सेपरेटली इसके बारे में बात करेंगे। अब ये सब चल रहा था, जेल में था वो, उसका इश्क हुआ, उसका प्यार मोहब्बतें बढ़ी और इसके बाद इसने फरारी की सोची
2015 में नागौर से जाते हुए इसने पुलिस की जो वैन थी जिसमें जा रहा था उस पर ही हमला करवा दिया। वहाँ पर खूब गोलियां चली और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। आनंदपाल खुलेआम दिन के समय फरार हो गया था। अब चारों तरफ बात चल पड़ी थी कि आनंदपाल का गैंग इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि अब वो सरकार को और पुलिस वालों को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। और उसने कहा भी था ये, मैं जेल से नहीं भागूंगा, मैं पुलिस की कस्टडी से भागूंगा और खुलेआम भागूंगा, अगर पकड़ सकते तो मुझे पकड़ लो। और वाकई में पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए। अब बात करते हैं गैंग और साथियों के बारे में। इसी गैंग में कौन कौन साथी थे मेन और किस तरह के वो लोग थे। इसे गैंग के अगर मेन साथियों की बात करी जाए तो सरवंत सिंह एक में से था, और उसमें दूसरा था बल्लभ शर्मा। एक तीसरा बड़ा खूंखार क्रिमिनल था बलबीर बानुड़ा। ये इसके लिए इतने वफादार थे, इसके लिए किसी के लिए जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे। इन लोगों की खासियत ये थी इसने कि इन्होंने बहुत दोस्ती अच्छे दिल से निभाई, और इसने व्यक्ति ने मतलब एक क्रिमिनल होने के बाद भी इतने अच्छे दोस्त बनाए और वफादारी के साथ, भले ही अपराधी दुनिया में उतर गया था लेकिन इनके बीच में वफादारी और इतनी अच्छी चीज़ें थी, मतलब उसको आप एक नॉर्मल चीज़ बात शब्दों में डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी वफादारी के लिए खून अपराध में भी ये उतरने के लिए तैयार हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि इसने बहुत बड़े बड़े जो राजनेता थे उनसे सुपारी मांगी, और जिन्होंने इसकी बात नहीं मानी उनका अपहरण भी कर लिया। ये इसके ऊपर करीब 37 मुकदमे इसके ऊपर खिलाफ थे, और इसमें रंगदारी, मर्डर और शराब तस्करी से बड़े से लेके छोटे छोटे सारे केस थे इसके ऊपर। अब 2015-17 के बीच में पुलिस से फरार रहा और उसने इतना आतंक फैला दिया, 2 साल पुलिस के पीछे पड़ रही, 300 से ज़्यादा लोग बाहर पुलिस ने दबिश दी, इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए ताकि इसको पकड़ पाए। करीब बता दें 9 करोड़ रुपए जब ये कस्टडी में पकड़ा गया तब इसके ऊपर खर्च हुए थे। लेकिन आनंदपाल हर बार बच के भाग निकलता था, कभी वो हॉस्टल में जाता था तो कभी खेतों में। उसका मतलब आपको पैटर्न नहीं समझ नहीं पा रहा था पुलिस वालों को कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। एक आदमी होता है कि मतलब यहाँ छुपा हो सकता है, इसका कुछ पता नहीं था कि आज ये वेश बदल लेगा, आज वहाँ पहुँचा पाएगा। ये पुलिस एक सिंपल कहोगे तो ये पुलिस वालों से 4 कदम आगे चलता था। अब सब कुछ चल रहा था तो इसकी लाइफ बिगड़ी कहाँ से। पुलिस वालों से भागते भागते आपको एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जिसमें पुलिस वालों से फरारी काटी। इसने आप वीडियो देख के अचंभित रह जाओगे। ये पुलिस वालों का अकेला ये आदमी मार के और हाथ से उठा के जीप पे मारता है और वहाँ से निकल जाता है। इतना मतलब ताकतवर था, इसके अंदर बॉडी के अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन ये अपनी ताकत को गलत जगह लेके गया। समाज की भलाई करने की जगह इसने उस समाज में दहशत फैलाने का काम शुरू कर दिया। जब ये पानी सर से चला गया तो पुलिस ने सोच लिया इसका एनकाउंटर करेंगे, इसको मार देंगे, क्योंकि इसकी वजह से राजस्थान सरकार जो एक वसुंधरा राजे की सरकार थी वो पूरी की पूरी हिल चुकी थी। और साथ ही साथ पुलिस वालों को लगा था ऐसे तो क्रिमिनल्स के मन में से खौफ निकल जाएगा। जनता के मन में एक पुलिस वालों को खौफ होता है, वो सारा निकल जाएगा कि एक छोटे से क्रिमिनल को नहीं हैंडल कर पा रहे तो क्या करेंगे। ये एक पैरेलल सरकार चला रहा था, इसने चैलेंज कर दिया था वसुंधरा राजे को। अब ये बात सरकार की प्रेस्टीज पे बनाई थी। तो बात 24 जून 2017 की थी। रात को एक मालासर गांव है राजस्थान में, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आनंदपाल छुपा हुआ है। पुलिस वालों ने वहाँ पे भारी घेराबंदी कर दी और भारी फायरिंग चली। बोलते हैं कि रात भर यहाँ पे फायरिंग होती रही और सुबह खबर आई कि आनंदपाल मारा गया। सरकार का कहना था ये एनकाउंटर था, लेकिन लोगों को और परिवार वालों का कहना था कि ये एक साजिश थी। इसी साजिशन इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसको अरेस्ट करने के लिए इसको जान से मार दिया गया। एक इसका अच्छा पहलू मैं बताऊंगा कि मौत के बाद भी इसके इतने सारे लोग, फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी इसकी, इतने ज़्यादा लोग इसको मानते थे, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए कि एक हमारे समाज के आदमी, एक ऐसा आदमी जो कि क्राइम के अगेंस्ट लड़ रहा था, जो हमारे जो समाज में गलत चीज़ें चल रही थी उनके खिलाफ लड़ रहा था और हमारे लिए आवाज़ उठा, उसको पुलिस वालों ने, सरकार ने एक साजिश में मार दिया है। लेकिन एक बुरा पहलू हुआ कि इसकी मौत के बाद राजस्थान दंगों की आग में जल उठा था। अब आनंदपाल के 2 चेहरे हैं। एक तो चेहरा है कि आनंदपाल जो है गरीबों की बड़ी मदद करता था और समाज में इसकी बड़ी इज्जत होती थी। दूसरा चेहरा है इसका खून और दहशत से भरा, जहाँ ये मौत का सौदागर था। इस कहानी से अब हमें सबक क्या मिलता है?
अगर हम आनंदपाल की लाइफ के बारे में बात करें, जब भी हम किसी क्रिमिनल की लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जब उसका एंडिंग होती है तब मुझसे एक सबक सीखने को मिलता है। आज इससे सबक हमें क्या मिलता है इस कहानी से? दोस्तों, आनंदपाल की लाइफ जो एक थी, बड़ी सच्चाई की एक लाइफ थी। जो एक बड़ा सच्चा इंसान था, आईएएस बनना चाहता था, आईपीएस बनना चाहता था, पर इसने अपराध को चुन लिया। ऐसी गलती हुई, अपराध इसने चुना और नतीजा इसको मिली मौत। इसने बंदूक से डर तो पैदा किया, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया जो एक सम्मानित व्यक्ति को मिलना चाहिए। युवाओं के लिए इसे एक साफ ही सबक है। अगर आपको इज्जत चाहिए तो किताबों और मेहनत के पीछे भागिए। अगर आप खून और अपराध करेंगे तो आपकी लोग इज्जत तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वजह से डर का माहौल जरूर पैदा होगा। अब आनंदपाल एक ऐसा नाम है जिसकी कहानी सुनकर आज भी ऐसा लगता है कि एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। उसकी कहानी की जब भी बात की जाती है ऐसा लगता है कि सामने आनंदपाल चल रहा है और एक जिंदा कहानी चल रही है। ये कहानी एक चेतावनी है आज के समय में युवाओं के लिए कि अपराध का रास्ता कितना भी चमत्कार हो, लेकिन उसका एंड या तो पुलिस की गोली से होगा और नहीं तो जेल में होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आनंदपाल सिंह के नाम की। आनंदपाल सिंह जो कि बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर था, आप उसकी आज कहानी सुन रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आनंदपाल का क्या सही पॉइंट था और क्या उसके अंदर बुराइयां थी? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ये भी बताइए कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है, युवाओं को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। और साथ ही साथ इस कहानी से और देवा की जो मैंने पिछली बार कहानी सुनाई थी, आपको उस कहानी में क्या पसंद आया हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमें किसी ऐसी पर्सनैलिटी की या किसी ऐसे पर्सन की लाइफ पे हमें कोई ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो कि आप देखना चाहेंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी ईमेल आईडी जो इसमें मेंशन है, इस पर भी आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम उस पर ज़रूर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे और उस व्यक्ति की लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रयास पसंद आ रहे हैं। तो आज ही हमारा 11वां एपिसोड था क्राइम स्टोरी का। तो तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पसंद करिए और उनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में वही बात जो हमेशा दोहराते हैं हम दोबारा, हम यहाँ से एक बात जरूर क्लैरिफाई करना चाहेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी अपराध को इंस्टिगेट करना नहीं है या समाज में युवाओं को अपराध की तरफ बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता पैदा करना है और युवाओं को बताना है कि किस तरह से क्राइम उभरता है, किस तरह से युवा गलत स्टेज में यहाँ पे आ पाते हैं और क्राइम की वजह से उनको क्या नुकसान होता है। क्राइम का एंड सिर्फ, मैं बार बार वही दोहराऊंगा, क्राइम का एंड सिर्फ और सिर्फ जेल या गोली में होता है। या तो आपको जेल मिलेगी या आपको गोली मिलेगी, ये आपको चुनना है। तो इसी के साथ आज का मैं ये कहानी ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। हमारे साथ बने रहिए भारतपुर पर। धन्यवाद।